अरे छोटी बहू, जाना तो अपने हाथ से बढ़िया सी मलाई मार कर एकदम गाढ़े दूध की अच्छी सी चाय बना कर लिया। जगमोहिनी जैसे ही चाय का ऑर्डर देती है तो कामचोर पवित्रा का मुंह बन जाता है और वो किसी तरह बात टालने के लिए चापलूसी से कहती है, लेकिन मम्मी जी अभी तो आपने चाय पी थी ना, और ज्यादा चाय पीना आपकी सेहत के लिए बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, वरना आपका शुगर लेवल बढ़ जाएगा। अरे शुगर को गोली मार बहू, तुझको पता है ना, जब तक मुझे मेरे मन मुताबिक चाय ना मिले मेरे मन को तृप्ति नहीं होती। उस आशा बहू ने बहुत गंदी सी चाय बनाई थी, ना दूध का पता था ना चीनी का, बस पत्ती उबाल कर लाई थी पानी में। कंजूस बनियों की बिरादरी से आई है बड़ी बहू तो। असल में सारा किया धरा देवरानी पवित्रा का था। फिर भी सास की कड़वी बातें ताने गरीब जेठानी आशा को सुननी पड़ रही थी। देवरानी बड़बड़ करती हुई किचन में आने लगती है। इस बुढ़िया का बस चले तो दिन भर में 75 कप चाय पी जाए, एक नंबर की चाय की चौसड़ है। हाँ। वैसे तो पवित्रा की जुबान से अपनी सास के आगे शहद टपकती है, लेकिन वो बहुत ही घमंडी मिजाज वाली थी। हर बात में अपने मायके वालों की बढ़ाई आंकना उसकी आदत थी। लेकिन सबसे ज्यादा बुरा बर्ताव उसका किसी के साथ था तो अपनी गरीब जेठानी आशा के साथ में, जो कि गरीब घराने से थी और देवरानी पवित्रा अच्छे खासे दौलत वाले परिवार से आई थी। पवित्रा किचन में आकर जेठानी से बोलती है, अरे ओ जेठानी जी, फटाफट से मम्मी जी के लिए मलाई मारकर बढ़िया सी चाय बना दो। पर देवरानी जी, दोनों गैस चूल्हे पर तो खाना चढ़ा हुआ, थोड़ी देर बाद बना दूंगी। इतनी सी बात पर भी देवरानी जहर हो जाती है। तुम्हारे गरीब परिवार वालों ने तुम्हें मैनर्स नहीं सिखाया क्या? कैसे बोलना चाहिए? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बात काटने की? लगता है मम्मी जी से क्लास लगवानी पड़ेगी। अभी बुलाती हूँ। मम्मी जी, ओ मम्मी जी। देवरानी पवित्रा को चिल्लाता देखकर बेचारी जेठानी आशा सहम कर देवरानी से माफी मांगती है। क्षमा कर दीजिए देवरानी जी, आगे से नहीं होगा, मैं ख्याल रखूंगी। तभी जेठ शुभम भी किचन में आ जाता है और आशा की आंखों में आंसू देखकर कहता है, पवित्रा, तुमने आशा को कुछ कहा है क्या? वो रो क्यों रही है? धमक पड़े जोरू के गुलाम। आइए आइए जेठ जी, आपकी ही कमी थी। इन्हें जो चीज समझ में नहीं आएगी मैं वो समझाऊंगी ना, इसलिए आप ना खजूर की तरह बीच में मत टपका कीजिए। पवित्रा, ये क्या लहजा है बात करने का? मैं तुम्हारा जेठ जी हूं और मैं क्यों ना बोलूं बीच में? तुम मेरी पत्नी के साथ ऐसा बर्ताव कर सकती हो? हाँ, आपकी जरूरत कैसे हुई मुझसे ऊंची टोन में बात करने की जेठ जी? मेरे मम्मी डैडी ने भी इतनी ऊंची आवाज में मुझसे बात नहीं की। आप कौन होते हैं? मम्मी जी, पुनीत जी, जल्दी आइए आप दोनों। देवरानी चीख चीख कर सास और पति को बुला लेती है और मगरमच्छ की तरह टेसुआ बहाकर दिखाने लगती है। क्या हुआ पवित्रा, तुम रो क्यों रही हो? रो नहीं तो क्या करूं पुनीत, इस घर में मेरी इज्जत ही क्या है? जब मर्जी जेठ जी मुझे सुना देते हैं। पवित्रा दोनों भाइयों में आग लगा देती है। अकड़ में आकर पुनीत बड़े भाई शुभम को निहारने लगता है। क्यों बड़े भैया, महीने का 8-10 हजार कमाने वाले पैसा कमाना तो आता नहीं तुमको, फिर किस बात का घमंड है? अरे मुझे देखो, छोटा भाई हूं तुम्हारा, महीने के 50 हजार कमाता हूं, इसलिए मेरी बीवी को इज्जत देना सीखो, गरीब कारखाने के मजदूर कहीं के। अपने छोटे भाई का दिया ये ताना शुभम के दिल पर छुरी की तरह चलता है। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। वाह वाह छोटे, आज तूने जता दिया कि तू बहुत बड़ी कंपनी का आदमी है और मैं तो गरीब मामूली सा नौकर हूं। मां, तुम तो कुछ नहीं बोलोगी अब? शुभम, तू क्यों तिल का ताड़ बना रहा है? बड़ा है उम्र में लेकिन दिमाग नहीं है। अब ज्यादा कचर कचर मत कर, चल काम पर जा। शुभम रूठ कर काम पर चला जाता है। जगमोहिनी कमाई के आधार पर अपने दोनों बेटे में पक्षपात करती थी, इसलिए जेठानी होकर भी आशा को अपनी घमंडी देवरानी के आगे दबकर रहना पड़ता था। जब कभी भी वो सास और देवरानी के सताव से परेशान हो जाती तो अक्सर उसके ससुर केशव उसे समझाते। इसलिए परिवार अब तक एक धागे में बंधा हुआ था। अब रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला था। शादी के बाद ससुराल में पवित्रा का यह पहला रक्षाबंधन था। राखी के कई दिन पहले ही उसके मायके वाले उसे राखी में फल, मिठाई और बेटी के ससुराल वालों के लिए कपड़े, शगुन का लिफाफा सब कुछ भिजवाते हैं, जिस पर देवरानी गुमान से कहती है, सासू माँ, मेरे मम्मी डैडी ने रक्षाबंधन के लिए आप सबके लिए गिफ्ट्स भेजे, एक बार देख लीजिए। अरे देखना क्या है बहू, सारी चीजें अलग से ही दिख रही हैं। कितने महंगे दाम की है, तभी तो इतने महंगे कपड़े, मिठाई और इतने रुपयों का लिफाफा भेजा है, वरना कुछ के तो भाई इतने कंगले भिकमंगे हैं जो कुछ नहीं भेजते किसी भी साल। जगमोहिनी सीधे सीधे ये ताना आशा को मार रही थी, क्योंकि उसका गरीब भाई सुजीत कुछ भेज नहीं सका था। गरीबी में जो भाई खुद ही नमक रोटी खाकर अपने दिन काट रहा था, इतने महंगे उपहार वो लाता भी कहां से?
इधर आशा को घर की सफाई में फंसाकर सास और देवरानी राखी की खरीदारियों के लिए निकल जाती हैं। वाह बहू, कितनी आसानी से तूने अपनी गरीब जेठानी को काम में उलझा दिया। इसे कहते हैं कनेक्शन देकर फ्यूज निकालना मम्मी जी, वरना अगर वो गले पड़ जाती तो फिर चूना नहीं लग जाता पैसे का। पवित्रा एक महंगी मॉल देखकर अंदर घुस जाती है, जहां कपड़ों की कलेक्शन से लेकर हजारों डिजाइन की राखियां मिठाइयां लगी हुई थी। वाह मम्मी जी, देखिए ना कितनी प्यारी राखियों की कलेक्शन है। मैं अपने भाई शौर्य के लिए इसमें से राखी ले लूं? अरे बहू, समधन जी ने इतना सारा उपहार भिजवाया, तू अपने भाई के लिए सोने की राखी खरीद ले। लेकिन माँ जी, सोना कोई सब्जियों के भाव थोड़ी बिक रहा है, इतने पैसे कहाँ से आएंगे? अरे तेरी सास अभी जिंदा है बहू, तू खरीद राखी। पवित्रा को यही तो चाहिए। उसने फट से भारी सी सोने की राखी बनवाई, जो कि पूरे लाख रुपए की बैठती है। इसके अलावा अपने भाई के लिए कुर्ता, अपने लिए साड़ियां, सैंडल, मेकअप, बहुत सा सामान खरीदती है, जिस पर उसकी किचकिचबाज सास मन ही मन बोली, हैं भगवान, इस बहू ने तो पूरा का पूरा बटुआ खाली करवा दिया, बड़ी खर्चीली है ये। दोनों सास बहू ठुमकती ठुमकती घर में आती हैं। देवरानी के हाथों में खरीदारी के ढेरों बैग देखकर आशा उतरे मन से कहती है, माँ जी, जेठानी जी आप दोनों राखी का बाजार करने गई थी, मुझे बताया भी नहीं। मुझे भी अपने भैया के लिए राखी खरीदनी थी। तभी देवरानी ऐंठती हुई बोलती है, बाजार में राखियां बड़ी महंगी बिक रही हैं जेठानी जी, इतने पैसे हैं तुम्हारे पास की राखी खरीदोगी? पवित्रा, माना कि तुम बहुत दौलत वाली हो, मगर ऐसे किसी का उपहास मत उड़ाओ। माँ जी, एक राखी और थोड़ी मिठाई मुझे भी दिला दीजिए। रक्षाबंधन का त्योहार मेरे लिए भी है, भैया राखी बंधवाने आएंगे। हाँ तो बोल दे अपने गरीब भाई को, जब आएगा तो राखी खरीद कर ले आए। तेरे भिकमंगे भाई ने मुझे मनी ऑर्डर नहीं भेजा और ना ही मेरे पास पैसे का पेड़ है। सस्ती सी मिठाई लेकर मुंह उठाकर आ जाता है, क्या जरूरत है उसके लिए राखी पर पैसे खर्च करने की? चल जाकर काम कर। टूटा हुआ दिल लेकर आशा रोते हुए चली गई ससुराल। केशव से यह नजारा देखा न गया। वो चोरी से राखी और थोड़ी मिठाई खरीदकर उसे दे देता है। बड़ी बहू, ये लो, ये तुम्हारे भाई के लिए राखी और मिठाई खरीद कर लाया हूं। अब खुशी खुशी राखी बांधना अपने भाई को। राखी को देखते ही आशा की आंख से झरझर आंसू बहने लगे। बहुत प्यारी राखी है बाबूजी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब राखी का शुभ दिन आ जाता है। आशा अपने भाई की लंबी उम्र के लिए उपवास में होकर भी तड़के भोर से सारा काम धाम करके पकवान बनाने में लगी थी, जबकि पवित्रा देर से उठकर सजने धजने में लगी हुई थी। बेचारी गरीब आशा बार बार दरवाजे की ओर देखती है। चलो, गुजिया, घेवर, पूरी, कचौड़ी, पालक पनीर सब बन गया। अब जल्दी से जाकर साड़ी बदल लेती हूँ। खुशी भरे दिल से आशा अपनी विदाई वाली साड़ी पहनती है, क्योंकि उसके अलावा उसके पास कुछ अच्छा नहीं था। इधर सास और देवरानी के भाई उपहारों के साथ आते हैं। प्रणाम दीदी, कैसी हो? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ नरेन भैया, बैठो ना। आजा शौर्य, तू भी बैठ ना। जी दीदी। जेठानी जी, ओ जेठानी जी, कहाँ हो भाई? जल्दी से मामा जी और मेरे भाई के लिए नाश्ता लाओ। इतने में आशा का भाई सुजीत भी एक पुराना सा शर्ट पैंट पहने चप्पल में ही आ जाता है। उसके हाथों में छोटा सा मिठाई का डिब्बा था और 3 साड़ी थी, जो वो बहन, उसकी सास और देवरानी के लिए लाया था। चेहरे पर बड़ी झिझक थी। उसने दोनों हाथ जोड़कर बहन की, देवरानी और सास दोनों को प्रणाम किया। नमस्ते, नमस्ते माँ जी, नमस्ते पवित्रा बहन, ये आप दोनों के लिए साड़ी लाया हूं। बड़े ही घमंड से पवित्रा ने उस साड़ी को अपने सैंडल के नीचे कर दिया। सुजीत को बड़ा अपमान सा लगा। उसने छलकते आंसू से कहा, पवित्रा बहन, तुमने मेरी दी साड़ी को ऐसे क्यों फेंक दिया? क्योंकि ऐसी डाउन मार्केट साड़ियां मैं नहीं पहनती हूँ, समझे तुम? और खबरदार जो अपनी गरीब जुबान से मुझे बहन बोला तो। पवित्रा के संग संग जगमोहिनी भी उसे बहुत सुनाती है। क्यों रे सुजीत, बहन के दरवाजे पर ये जरा सी मिठाई लेकर आते तुझे लाज शर्म नहीं आई जरा भी? जितने की तू मिठाई नहीं लाया, उससे ज्यादा का तो तू खाना खाकर जाएगा। ये सुनकर सुजीत के दिल को बहुत ठेस लगी, लेकिन ये सब कुछ नरेन से बर्दाश्त नहीं हो रहा था, क्योंकि आशा की रिश्ता उसी ने कराया था। आशा की ये दशा देखकर उसको भी दुख लगा। दोनों सास बहू का इतने अपमान से मन नहीं भरा तो दोनों ने उस बेचारे को जमीन पर बिठा दिया। तभी नाश्ता लेकर आते हुए आशा अपने भाई को जमीन पर देखती है तो उससे भाई का तिरस्कार सहन नहीं होता। भैया, आप यहीं जमीन पर क्यों बैठे हो? ऊपर बैठिए, यहाँ आइए, आइए ना। अरे ओ जेठानी जी, तुम्हारे भाई की हैसियत नहीं हमारे बराबर में बैठने की। वो जहाँ बैठा है वहीं जगह ठीक है, और ये सोफा मेरा है, समझी ना? मेरे दहेज में आया है। चल शौर्य,
कल आई, आगे कर राखी बंधवा। यह बोलकर पवित्रा जैसे ही अपनी भाई को राखी बांधने वाली होती है तभी शौर्य उठकर कहता है, माफ कीजिएगा दीदी, लेकिन अगर मैं भी गरीब होता तो क्या आप मुझे भी जमीन पर बिठाती, मेरे साथ यही व्यवहार करती। पवित्रा के शब्द खामोश हो जाते हैं। वो बेहद शर्मिंदा होती है। तभी सास के भाई नरेन भी कहते हैं, जगमोहिनी दीदी, मैंने ये सोचकर इस गरीब भाई की बहन को तुम्हारे घर में रिश्ता कराया क्योंकि मुझे लगता था कि मेरी बहन से भली सास इस दुनिया में कोई नहीं हो सकती, लेकिन तुमने इस हीरे जैसी लड़की का भी तिरस्कार किया। आज मुझे अफसोस है कि शायद मेरे हाथों किसी गरीब बहन की जिंदगी बर्बाद हो गई ये रिश्ता जोड़कर। नरेन की बात जगमोहिनी के दिल में घाव की तरह लगती है। वो बहू के पैरों में गिर जाती है और दोनों माफी मांगती हैं। बहू, हमारी भूल के लिए हमें माफ कर दे, हमने हमेशा तेरा अपमान किया। मुझे भी माफ कर दो आशा दीदी, मैंने बहुत गलतियां की। आप रिश्ते में मुझसे बड़ी थी फिर भी मैंने आपका लिहाज नहीं किया, लेकिन गलती तो छोटों से ही होती है। मुझे एक मौका दे दो जेठानी जी। आशा रोते हुए दोनों के गले लग गई और उसके गम के आंसू खुशियों में बदल जाते हैं। इसी को तो परिवार कहते हैं, जिसमें गम और खुशी दोनों होता है। फिर सब मिलकर एक साथ खुशी खुशी रक्षाबंधन मनाते हैं।